एक पागल लड़की मेरे जिस्म से चिपकी हुई थी। रात में सड़क पर तेज बारिश हो रही थी। पागल लड़की मेरे सीने से चिपक गई। मेरी नीयत खराब होने लगी थी। मैंने उसकी खोली और लड़की को कार की सीट पर पटका और फिर पूरा मैं गाड़ी में फुल तेज आवाज में गाने लगाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और ऐसे में तो रोड बिल्कुल खाली था। मैं तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को भगाता जा रहा था। मुझे किसी चीज का भी होश नहीं था। मैं अपने आप में ही मगन था कि अचानक ही मुझे एक लड़की हाथ हिलाते हुए बीच सड़क पर रोकने लगी। मैं हैरान हुआ, इतनी रात को भला कौन है जो मुझे हाथ हिलाते हुए रोक रही है। रात के 12 बजे सुनसान रोड पर लड़की का क्या काम था। जरूर या तो वो लड़की किसी मुसीबत में थी या फिर कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। मुझे कुछ डर भी महसूस हुआ क्योंकि अक्सर ऐसे हादसे हो ही जाते हैं कि यूं सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोककर लूट लिया जाता है। और ऐसे कामों में ज्यादातर लड़कियां ही इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि लड़कियों को देखकर मर्द हमेशा ही कमजोर पड़ जाता है और अपनी गाड़ी को रोककर उसे लिफ्ट देने की कोशिश करता है। जैसे ही लड़की को लिफ्ट देने के लिए गाड़ी को रोका जाता है, आसपास छुपे लड़के फौरन ही निकल आते हैं और वो गाड़ी वाले को लूट लेते हैं। गाड़ी की लाइट में उसका रंग दूध की तरह सफेद चमक रहा था। काले घने बाल जो कि उस वक्त खुले हुए थे और हवा उसे इधर उधर बखेर रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी को रोका और बाहर निकल आया। जबकि वो लड़की मेरे पास भाग कर आई थी, उसके आने का जो अंदाज था मुझे इस बात से आगाह कर चुका था कि वो लड़की दिखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन दिमागी तौर पर पागल है। मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, भैया मुझे मेरे घर छोड़ दें। देखे ना कितना अंधेरा हो गया है और मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे अपने घर का रास्ता याद नहीं आ रहा। प्लीज भैया मुझे मेरे घर छोड़ दें। उसने मेरा हाथ पकड़ा था कि मेरे पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। मैं अपने होश तो इस हसीन लड़की को देखकर ही खो बैठा था। मेरी निगाह उसके ऊपर गई तो जैसे हटना ही भूल गई थी। ऐसी खूबसूरत लड़की लेकिन दिमागी तौर पर पागल थी। और फिर क्यों सुनसान सड़क पर अकेली घूम रही थी। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लाल थे। एक पल को मेरा दिल किया, हाँ क्यों ना इस लड़की के गुलाबी होंठों को छूकर महसूस करूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ आस भरी नजरों से देख रही थी। वो लगातार मुझसे मिन्नतें कर रही थी कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। देखो ना कितनी रात हो गई है। ऐसे में मुझे इस बीच सड़क पर लड़की को छोड़ना ठीक भी नहीं लग रहा था। लेकिन अगर मैं उस लड़की को लिफ्ट देता तो यकीनन मैं बहक सकता था। मैं जरूर उसके साथ गलत कर जाता क्योंकि मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था। मेरा दिल मुझे बेईमानी पर उकसा रहा था। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और अपना सर हिलाने लगा और मैं वहां से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठने लगा क्योंकि मैं ये समझ चुका था कि मेरी नीयत इस पर खराब हो गई है और मैं उसके साथ थोड़ी देर और रुकता तो मैं कुछ कर जाता और ये मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मैं गाड़ी में बैठ भी नहीं पाया था कि दूर से कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई थी। डर की वजह से वो लड़की मुझसे लिपट गई थी। रोते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। मेरी माँ परेशान हो रही होगी। उसकी आंखों में डर की वजह से आंसू चमकने लगे थे। उसकी आवाज भी रोने की वजह से भारी हो गई थी। उस वक्त मासूमियत से बोल रही थी कि मुझे उस पर अचानक ही प्यार आ गया। मैंने उसे खुद से छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वो डर की वजह से मुझसे लिपटी हुई थी। अब मैं अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं कर सकता था। मेरी पकड़ उस लड़की की कमर पर मजबूत होती चली गई। अचानक ही मेरे लब उसके गालों तक चले गए थे। उसकी गुलाबी गालों पर मैंने अपने प्यार की मोहर लगा दी थी। मेरी पकड़ मजबूत से मजबूत होती जा रही थी और वो मेरी बाहों में समिटती जा रही थी जबकि मैंने उससे और भी खींच लिया था। जी चाहा मैं उस प्यारी सी लड़की को अपने अंदर कहीं बसा लूं जबकि वह मुझसे छूटने की कोशिश कर रही थी। और अब की बार मैंने उसे छोड़ दिया था लेकिन मैंने उसके गालों को अपने दोनों हाथों में लेकर उसका नाम पूछा था। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? मुझे ये तो बताओ, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मेरा नाम मुस्कान है। आपका नाम क्या है? वो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि बोलने में भी मासूम थी। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था, इसलिए वो बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। मैं तो हैरान था
इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? मैंने कहा, तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उसे उसके घर का पता पूछा तो वो अपने बैग से कुछ निकाल कर मेरे हाथ पर रख चुकी थी। मैंने देखा कि उसके घर का पता था, साथ में पर्ची थी कि अगर आपको रास्ते में ये लड़की कहीं मिल जाए तो खुदा के लिए इसको घर तक पहुंचा देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यकीनन उसके घर वालों ने ही उसके बैग में ये पर्ची डाली होगी। शायद वो लड़की पहले भी कहीं बार गुम हो चुकी थी और इसलिए उसके बैग में इसके घर वालों ने ये पर्ची डाल दी थी। कोई ना कोई उसे इसके घर तक पहुंचा दिया करेगा। इसका घर कुछ ही दूरी पर था। मैंने कुछ सोचकर उसको लिफ्ट दे दी, लेकिन मेरी ये हमदर्दी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी में बैठी थी उसका खूबसूरत जिस्म मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मैं कोई मजबूत किरदार का मालिक नहीं था, यूं कहना चाहिए कि खूबसूरत लड़कियां मेरी कमजोरी थी। इससे पहले भी मैं कई लड़कियों से दोस्ती रख चुका था और ये दोस्ती मैं हर हद पार कर जाती थी। लड़की के साथ ताल्लुक में लड़की की मर्जी से ही बनाता था, लेकिन ये पहली लड़की थी कि बिना मर्जी के ही मैं इस पर दिल बेईमानी करने के लिए उकसा रहा था। वो गाड़ी में बैठ चुकी थी, अपनी नाखूनों को चबाते हुए वो खिड़की से इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। शायद वो उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ये खूबसूरत गलती कर लेनी चाहिए। मैं खामोशी से ड्राइव कर रहा था, जबकि वो लगातार मुझसे कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही थी, जबकि मेरी गंदी निगाहें उसके जिस्म के आर पार हो रही थी और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मेरे अंदर का दरिंदा भी जाग उठा था। मैंने अचानक ही गाड़ी को सुनसान जगह पर रोक दिया। वो कहने लगी, भैया आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? यहाँ तो कहीं भी आसपास मेरा घर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा, अभी थोड़ी देर में ही हम घर चलेंगे। ये कहते हुए मैं गाड़ी की पिछली सीट पर आ गया था। धीरे धीरे मैं उसके करीब होता चला गया और देखते ही देखते मैं उस पर पूरी तरह हावी हो गया था। पहले तो वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन जब मैं हद से ज्यादा बढ़ गया तो वो पूरी तरह कांप उठी थी। रोती रही, चिल्लाती रही, वो बाहर जाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उसको इस तरह से काबू किया हुआ था कि वो मेरी पकड़ से आजाद नहीं हो पा रही थी। वो लगातार एक ही बात कह रही थी, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे अम्मी के पास जाना है। लेकिन मैंने उसे छोड़ने के लिए लिफ्ट नहीं दी थी। मैं तो उसके साथ कुछ और करना चाहता था और देखते ही देखते मैंने उसके साथ वो सब कुछ कर दिया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ही मैंने उस लड़की को थोड़ी दूर छाकर छोड़ दिया था, लेकिन इस बात का ख्याल किया था कि उसे उसके घर के करीब ही छोड़ा था। उसे गाड़ी से उतार कर मैं जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता हुआ घर आ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बेचैनी भरी हुई थी। आज जो कुछ भी मैंने किया था मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था। अंदर ही अंदर शर्मिंदगी मुझे खाए जा रही थी। वो मासूम दिमागी तौर पर पागल लड़की मेरी हवस का शिकार हुई थी। उस लड़की के साथ बताए गए पल का नशा भी मेरे दिमाग पर सवार था, जिसे मैं निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। घर आया तो मुझे मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। कहने लगी, रूहान इतना लेट कैसे हो गए? तुम्हें तो आने में ज्यादा से ज्यादा बस 10 बज जाते हैं, लेकिन आज तो 3 बजे वापस आए हो। माँ की बात सुनकर एक पल को मेरे सामने उस लड़की का खूबसूरत बदन घूम गया था, लेकिन मैंने फौरन ही वो ख्याल झटक दिया था और माँ के सामने ये बात बिल्कुल भी जाहिर नहीं की थी कि मैं इस वक्त कहाँ से आ रहा हूँ। अगर मेरी माँ को जरा भी शक हो जाता तो मेरी माँ खुद को खत्म कर लेती या फिर मेरी ही जान ले लेती। मेरी माँ ने कभी भी मेरी ऐसी परवरिश नहीं की थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं गलत राह पर चल पड़ा था। मेरी माँ को अपनी परवरिश पर बड़ा ही भरोसा था। माँ की नजर में मैं बहुत ही शरीफ बच्चा था और मेरी माँ को मुझ पर बड़ा ही फख्र था। मैं जल्दी से अपनी माँ से नजरें चुराने लगा। मैं नहीं चाहता था मेरी माँ को पता चले कि आज मैंने एक लड़की की इज्जत खराब की है। और भी खुदा ने मुझे भी 3 बहनें दी थी। मेरी माँ इस बात के खिलाफ थी कि किसी भी लड़की के साथ ज्यादती ना की जाए। माँ कहने लगी, अच्छा ऐसा कर, हाथ मुंह धोकर आ जा, मैं खाना गर्म करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने कह दिया कि माँ मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ, आप जाकर सो जाएं। मैं अपने कमरे में आ गया था। तबीयत अजीब सी भारी भारी हो रही थी। हर पल मेरी आंखों के सामने मुस्कान आ रही थी। उसकी दर्द भरी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे मेरी आंख लग गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी आंख दोबारा खुल गई थी। मैं लगातार उसके बारे में सोच रहा था।
न जाने वो लड़की अपने घर पहुंच पाई होगी या नहीं, या फिर कहीं किसी और ने तो मेरी तरह उसके साथ जुल्म ना किया हो। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वो रात मेरे लिए बहुत ही तकलीफदा साबित हुई थी। रात के आखिरी पहर में बहुत ही बेचैन होकर उठा था। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और वापस उस रास्ते पर चलने लगा जहां पर मैंने उस लड़की को छोड़ा था। मेरा दिल अजीब ही हालत का शिकार था। मैं जानता था अगर मुझे वहां पर किसी ने उस लड़की के साथ देख लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाती और सारे इंसान मेरे ऊपर आ जाना था। लेकिन मुझे सब किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी और ना ही कोई डर था। मुझे बार बार उस लड़की का मासूम चेहरा याद आ रहा था। मुझे तो इस पागल लड़की का ख्याल था। मैं फौरन ही रास्ते पर पहुंच गया था, लेकिन वहां जाते ही मेरा दिल बंद होने लगा था क्योंकि वो लड़की वहां पर मौजूद ही नहीं थी। मैंने उसे इधर उधर ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। यकदम मेरे दिल में ख्याल आया शायद इसके घर वाले इसको लेकर जा चुके होंगे, लेकिन दूसरा ख्याल ये भी आया कि रात के इस वक्त इसके घर वाले अगर इसके पास तक ना पहुंचे हो तो और इससे पहले ही मेरे जैसा कोई दरिंदा इस लड़की के पास पहुंच गया हो तो कहीं उसने अपनी दरिंदगी का निशाना ना बना लिया हो, कहीं उसे कोई अपने साथ ना ले गया हो। इस लड़की का क्या हुआ होगा, ये ख्याल ही मेरी जान लेने के लिए बहुत था। मेरा फर्ज बनता था कि मैं उस लड़की को उसके घर तक इज्जत के साथ पहुंचा कर आता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, बल्कि उस मासूम लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया था। उसकी मासूमियत उसे छीन ली थी। मैं बहुत जल्द घर वापस आ गया था। सुबह तक मैं जागता रहा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरी माँ ने मेरे आगे नाश्ता रखा तो मैंने खामोशी से वो नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी हवस के हाथों मजबूर होकर ये गलत कदम उठा चुका था, लेकिन मेरा दिल अब मुझे अंदर ही अंदर बुरा भला कह रहा था। मेरे ऑफिस कुलीग ने भी मेरी इस उदासी को महसूस कर लिया था। वो कई बार पूछ चुके थे कि यार सब खैरियत तो है, तेरे घर पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं बहुत शौक मिजाज लड़का था, हर किसी से जल्दी ही घुल मिल जाता था और फिर जाते ही पूरे ऑफिस को सर पर उठा लेता था। बॉस भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश रहते थे। अगर मुझसे जरा कोई गलती भी हो जाती तो मुझे माफ कर देते क्योंकि मैं उनका पसंदीदा एम्प्लॉय था। मेरी वजह से ऑफिस के और लोगों का दिल भी लगा रहता था, लेकिन मुझे खामोश देखकर सब लोग ही हैरत का शिकार थे। मैंने पूरा दिन किसी से कोई बात नहीं की थी क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से बात करने का। शर्मिंदगी ने मुझे इस तरह घेरा हुआ था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। छुट्टी हुई तो मैं घर आ चुका था। मेरी माँ भी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि रूहान सब खैरियत तो है ना, तू इतना परेशान क्यों है? और आज तो फिर से लेट आया है, कल भी लेट आया था और आज भी इतनी देर कर दी। ऑफिस से छुट्टी तो मेरी 7 बजे हो गई थी, लेकिन मैं घर जाने की हिम्मत ही नहीं जता रहा था क्योंकि मेरी आंखों के सामने लगातार मेरी बहनों का चेहरा आ रहा था। वो पागल लड़की भी तो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक पार्क में जाकर बैठ गया। न जाने कितनी देर तक अपना सर हाथों में दिए बैठा रहा था। आते जाते लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। थक हार कर जब घर आया तो मेरी माँ का ये सवाल पूछना बनता था। मेरी माँ की तरफ एक नजर देखा और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। कमरे में आने के बाद अचानक ही मैं रो पड़ा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने एक ऐसा गुनाह किया था जिसकी कोई माफी नहीं थी। मेरी गर्लफ्रेंड ज़ैनब का भी कई बार फोन आ चुका था, लेकिन मैंने उसका फोन पिक नहीं किया था। मुझे बार बार मुस्कान का ही ख्याल आ रहा था। कितनी मासूम सी लड़की थी, कैसे मुझे भैया कहकर बात कर रही थी और मैंने क्या किया, उसकी इज्जत को ही तार तार कर दिया। मैं इतना कैसे गिर सकता था? पता नहीं मेरे अंदर इतनी हवस क्यों भर गई थी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर लड़की मेरे एक इशारे पर मेरे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हो जाती। फिर मेरे इस लड़की से ही अपनी हवस क्यों बुझाई? मेरे ऊपर शैतान सवार क्यों हुआ था? मैं अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था, खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी भी पल मैं खुद को बहला नहीं पा रहा था। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन इन 2 दिनों में ही मेरी हालत खराब हो गई थी। शायद यही मेरी सजा थी कि मैं पूरी रात जागता हुआ गुजार देता था। वक्त का काम था गुजर जाना और वो अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन अभी तक दिमाग से मुस्कान नाम की लड़की नहीं निकल पाई थी। मैं रोज रात को इस रोड पर जरूर जाता था जहां पर मैंने उसे छोड़ा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि एक बार मैं उस लड़की को देख लूं।
अपनी आंखों से तसल्ली कर लूं कि वो लड़की अब ठीक है या नहीं। लेकिन वो लड़की मुझे दोबारा नहीं मिली थी। मेरी रातों को अब सोना छोड़ दिया था। अब खाना पीना भी अब छोड़ चुका था। पहले जो मैं हंस हंस कर बातें किया करता था, अब बिल्कुल गुमसुम होकर रह गया था। सब लोग ही मेरी हालत देखकर परेशान थे और अब माँ नाराज भी रहने लगी थी। मेरी माँ तो कई बार मुझसे इस बात की शिकायत कर चुकी थी कि तुझे हुआ क्या है, तूने तो बोलना ही छोड़ दिया है। आखिर तुझे परेशानी क्या है, कम से कम मुझे तो बता, मैं तेरी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगी। मेरी बहनें भी मुझसे कई बार सवाल कर चुकी थी कि भैया आपको हुआ क्या है, आप हमसे बात क्यों नहीं करते, आप ना बात करते हैं ना हंसते हैं। मुझे अपनी बहनों को देखकर उस लड़की का चेहरा और भी तेजी से याद आता था, लेकिन मैं अपने अंदर छुपे इस राज को किसी और को बता भी नहीं सकता था। और मुझे आखिरी रास्ता भी यही नजर आया कि मैं अपने किए गए गुनाह की माफ़ी मांग लूं। हो सकता है खुदा मुझे माफ़ कर दे तो शायद मेरे दिल को चैन आ जाए। मैं न जाने कितने वक्त के बाद मस्जिद गया था। वहाँ मैंने कितनी देर तक नमाज में अपने किए गए गुनाह की माफ़ी मांगी थी। रो रो कर मैंने कहा कि अल्लाह मेरे किए गए गुनाह को माफ़ कर दे और उस लड़की से मेरी एक मुलाकात करवा दे। मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगा तो शायद मेरी बेचैन दिल को सुकून आ जाए। कहने को तो मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया था, लेकिन मैं अपनी गलती मानता था और मैं उसकी माफ़ी भी चाहता था। लेकिन इससे पहले मैं उस लड़की को अपनी आंखों के सामने सही सलामत भी देखना और उसे अपने सामने बिठाकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगना चाहता था। लेकिन वो लड़की मुझे नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरी दुआ कबूल हो गई। रात भर उस लड़की के बारे में सोचते मैं कब नींद में गुम हुआ मुझे पता ही नहीं चला। बहुत दिनों के बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं हैरान था कि मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आ गई और मैं कैसे सो गया। भले मैं दिन भर कितना भी काम करता, लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। लेकिन आज मैं बहुत हैरान था। खैर, मैंने सारी चीज़ों को अपने बैग में जल्दी जल्दी डाला और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। आज मैं बहुत लेट हो चुका था। भले ही मैं ऑफिस में बॉस का पसंदीदा था, लेकिन जल्दी ना आने से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल आया था। लेकिन ऑफिस में दाखिल होते ही जो खबर मुझे मिली थी, मैं एक पल को डर गया था। मुझे बताया गया कि बॉस काफ़ी देर से तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं और बात करना चाहते हैं। एक पल के लिए मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। मेरी प्रेजेंटेशन तो ठीक थी, लेकिन सब कुछ ठीक था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को हालात के ऊपर छोड़ दिया। मैंने सोचा शायद मैं देर से आने की वजह से बॉस मुझसे नाराज हो गए होंगे और अब मुझे डांट पड़ने वाली थी। मैंने खुद को डांट के लिए तैयार किया। मैं धीरे से बॉस की कैबिन पर दस्तक दी तो उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और उनकी कैबिन में दाखिल हो गया। जब भी वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए काफ़ी परेशान लग रहे थे, मैंने अंदर आते ही उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और फौरन ही अपनी प्रॉब्लम भी बता दी कि आज मुझे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई थी, इसलिए मेरी आंखें नहीं खुल पाई। दिल से माफ़ी चाहता हूँ, आगे से मैं ख्याल रखूँगा। जबकि उन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर झटके से सर उठाया था और मेरी बात पर सर हिलाते हुए कहने लगे, अरे नहीं रोहान, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लेट हो, बल्कि मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ बैठ जाओ। आज उनके बोलने का अंदाज बहुत ही नरम था। मैंने अपने सर को हैरान नज़रों से देखा था कि आज उन्हें हुआ क्या है। वो मुझसे ऐसी कौन सी बात करना चाहते हैं। मैं ना समझी की हालत में कुर्सी पर बैठ गया था और बॉस के बोलने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर तक बॉस अपने अंदर बोलने की हिम्मत पैदा करते रहे। फिर वो कहने लगे, देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैंने जब से तुम्हें जॉब पर रखा है, मेरे लिए तुम हमेशा ही अच्छे लड़के साबित हुए हो। तुम्हारा किरदार, तुम्हारी बात करने का अंदाज, तुम्हारा मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैंने कभी भी तुम्हें ना डांटा है और ना ही किसी गलती पर तुम्हें सजा दी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और आज मैंने किसी खास मकसद के लिए तुम्हें चुना है। मुझे बॉस की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो कुछ ज़्यादा ही बात को घुमा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आपको बात करने के लिए बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपको जो भी मसला है आप मुझे बता सकते हैं। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपके मसले का हल
आपके मसले को हल कर दूं। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और कहने लगे, देखो रोहान, मुझे तुमसे ये बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे पूरा यकीन है मेरी बात को गौर से सुनोगे। तुम मेरी बहन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। मैं बॉस को हैरान नज़र से देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? बॉस कहने लगी, हाँ मैं चाहता हूँ मेरी बहन के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो और बाद में जब मैं कहूँ तो तुम उसे छोड़ देना। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पीछे ये बहुत बड़ी वजह है। उसकी उम्र 22 साल है, लेकिन किसी ने उसके साथ ज्यादती की है। वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल ठीक ठाक लगती है। बहुत ही प्यारी सी बहन है मेरी, लेकिन जब से उसके साथ किसी ने जुल्म किया है वो एकदम से बीमार होकर रह गई है। उसका दिमाग छोटे बच्चों की तरह है। उसका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर ने उम्मीद भी दिलाई है कि वो ठीक हो सकती है। इसकी हालत भी ठीक होती जा रही है। इतने दिन हो गए हैं और मेरी बहन ने कुछ भी नहीं खाया पिया है। जब से किसी दरिंदे ने उसके साथ जुल्म किया है वो बिस्तर से लग गई है। रातों को चीखें मार मार कर उठ जाती है। मेरी गुलाब जैसी बहन मुरझा कर रह गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो ये अपने साथ हुए जुल्म को भूल सकती है, और इसके अलावा डॉक्टरों की ये उम्मीद है कि शादी होने के बाद इसका दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो। तुम ही एक ऐसा इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जब मेरी बहन पूरी तरह ठीक हो जाए तो तुम बेशक उसे छोड़ देना। मैं तुम्हें एक अच्छी पोस्ट पर अपने ऑफिस में जगह दे दूंगा। इसके अलावा भी मेरी बहन के हिस्से की जितनी भी जायदाद है वो भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस मेरी बहन को मरने से बचा लो। अगर उसका यही हाल रहा तो वो कुछ ही वक्त की मेहमान है। मैं अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। बिल्कुल छोटी सी थी जब मेरे पापा ने मेरी बहन को मेरी गोद में दिया था। मेरे पैदा होने के कुछ साल बाद मेरी बहन पैदा हुई। मेरी बहन सिर्फ 1 साल की थी कि पापा को एक लाइलाज बीमारी हो गई। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने इसे हमेशा अपनी बेटी बनाकर पाला है, लेकिन इसके पागलपन का फायदा किसी ने उठाया और इसके साथ जुल्म कर दिया, और अब मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकता। मेरे दिमाग में एकदम ही हलचल सी मिच गई थी। मैंने अचानक ही बॉस की तरफ देखा और उनसे जल्दी से सवाल किया, आपकी बहन का नाम मुस्कान है? मेरे सवाल पर वो एकदम से चौंक और कहने लगा, हाँ मेरी बहन का नाम मुस्कान है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? जबकि मैंने जल्दी से आंखें बंद करके मन ही मन खुदा को याद किया था और शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इस मुस्कान से मिला दिया था। मैंने बॉस की तरफ सर हिलाते हुए शादी की रजामंदी दे दी थी कि मैं मुस्कान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहें तो मैं भी कि अभी इससे शादी कर सकता हूँ। मेरी ये बेताबी देखकर सर बहुत हैरान थे। कहने लगे, सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या? और तुम मेरी बहन को पहले से जानते हो? जबकि मुझे अपनी अचानक जल्दबाजी पर अफसोस हुआ था, क्योंकि मेरे बॉस बार बार मुझसे एक ही सवाल कर रहे थे कि तुम मुस्कान को कैसे जानते हो, और जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने जल्दी से बहाना बनाया कि मुझे एक बार आपकी बहन रास्ते में मिल गई थी और उसने अपना नाम मुस्कान बताया था। बहुत ही मासूम सी थी, इसलिए मुझे उसका नाम याद आ गया। बॉस मेरी बात सुनकर धीरे धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो अक्सर घर से निकल जाती है, रोड पर घूमती रहती है। ऐसे ही वो रोड पर घर से थोड़ा दूर चली गई थी और किसी दरिंदे ने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लिया। इस हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। ये बात सुनकर मैंने फौरन ही उन्हें अपनी रजामंदी दे दी थी और उन्हें शादी की तारीख भी दे दी। 3 दिन बाद ही मेरी शादी मुस्कान से तय हो गई। मेरी माँ और बहनें तो हैरान थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मेरी माँ कहने लगी, ऐसे तुम कैसे इतनी जल्दबाजी में शादी कर सकते हो? ना लड़की देखी ना उसके घर वालों की जान पहचान, हम ऐसे कैसे शादी कर सकते हैं? और जब मेरी माँ को पता चला लड़की दिमागी तौर पर पागल है तो मेरी माँ तो गुस्से से पागल हो गई थी। कहने लगी, ऐसा कैसे पागल लड़की को अपनी बहू बना सकती हूँ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रोहान, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? एक बार फिर सोच लो, तुम एक पागल लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजारोगे? ये तो मैं भी नहीं जानता था कि मैं मुस्कान को कैसे संभालूंगा, और मैं इस बात से डरा हुआ भी था जब वो मेरा चेहरा देखेगी तो वो मेरे साथ किस तरह का रवैया करेगी।
लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उससे शादी ज़रूर करूँगा। मुझे किसी न किसी तरह उसे सँभालना ही था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था। मैंने उस मासूम लड़की की ज़िंदगी को ख़राब किया था और अब मुझे ही उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाना था। 3 दिन बाद जब माँ ना गई तो उनको अपने मरने की धमकी दी, तो मजबूरन मेरी माँ को मानना ही पड़ा। वो अपने बॉस के घर पहुंच चुके थे। साथ ही रस्में बहुत ही आराम से हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने चेहरे पर सेहरा लगाया हुआ था ताकि वो मेरा चेहरा ना देख पाए। बॉस ने बताया था कि जब से मुस्कान को खबर मिली है कि उसकी शादी होने वाली है, तब से मुस्कान की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी है। वो अपने साथ किए गए जुल्म को धीरे धीरे भूलने लगी है। मैंने भी मुस्कान को देखा तो उसकी चमकती दमकती और डंडलाती फिर रही थी। आंखें उसकी सूजी सूजी सी लग रही थी। मुस्कान की हालत देखकर मुझे खुद पर से शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो बार बार मेरे चेहरे को छूकर खुश हो रही थी। मैं जानना चाहता था जब वो मेरा चेहरा देखेगी तो इस तरह दोबारा कभी खुश नहीं होगी। मैं जानता था जब वो मेरा चेहरा देखेगी तो इस तरह दोबारा कभी खुश नहीं होगी। मेरे बॉस ने मेरे आगे हाथ जोड़कर दरख्वास्त की थी कि मेरी बहन का ख्याल रखना। जाने अनजाने में अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। मैंने अपने बॉस के हाथों को थामकर उन्हें यकीन दिलाया था कि आप बेफिक्र रहें। अब मुस्कान मेरी बीवी है। आपके साथ साथ वो मेरी बीवी है। आपके साथ साथ वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे इस तरह यकीन दिलाने पर मुस्कान की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे दुआएं दी और कहने लगी, आज के ज़माने में ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। खुदा करे तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। तुम बहुत अच्छे काबिल इंसान हो। मुझे इस तरह अपनी तारीफ सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं मुस्कान का हाथ पकड़कर उससे अपनी गाड़ी तक ले आया था। आज मेरी ज़िंदगी की हसीन रात थी, लेकिन जो लड़की मेरी ज़िंदगी में आई थी उसे इस रात का मतलब भी नहीं पता था। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सोचने के ठीक मुताबिक जैसे ही मुस्कान ने मेरा चेहरा देखा था, वो चीखती चिल्लाती मुझसे दूर हटने लगी थी। बार बार ना में सर हिलाते हुए की बात बोल रही थी कि नहीं, मेरे करीब मत आओ, मुझे परेशान मत करो। मुझे फिर से वही रात याद आ गई और मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं खामोशी से उसके पास बैठ गया। जब वो चीख चीख कर थक गई तो मेरे पास से बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़ मेरे साथ वो काम अब दोबारा मत करना। मुझे जाने दो, मुझे मेरे घर जाना है। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा और उसे प्यार से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा मुस्कान। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ही मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। मुझे माफ़ कर दो। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हारे साथ हिमानत बरती। अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहते कहते मुस्कान के आंसू अपने हाथों से साफ किए थे और उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो भी शायद रोते रोते थक चुकी थी और मेरे सीने से लग गई थी। वो अभी सिसक रही थी। सिसकते हुए भी उसके मुंह से यही निकल रहा था, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया था, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मुस्कान की ये सिसकियाँ सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने तो ऐसी लड़की को अपने हवस का निशाना बनाया था जिसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसको अपने होश भी नहीं था। मैं काफ़ी देर तक उसे अपने सीने से लगाए बैठा रहा। ये रात मेरे लिए बहुत ही दर्द भरी थी, क्योंकि मेरी बीवी मेरी बाहों में रात भर सिसकती रही थी। अगली सुबह तक उसकी हालत काफ़ी ठीक थी। ना वो रो रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी, बस मुझे ही देख रही थी। मैंने उसको प्यार से अपने पास बिठाया, उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगा, मुस्कान, उस दिन मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें दर्द पहुंचाया था। लेकिन देखो, आज की रात मेरी तबीयत ठीक थी और मैंने तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं दिया। अब तुम मेरी शिकायत किसी से भी मत करना, और अगर तुम मेरी शिकायत किसी से नहीं करोगी तो फिर तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट ला कर दूंगा। मैं उसे इस बात के लिए मनाना चाहता था कि कहीं वो किसी के सामने ये ना कह दे कि मैं ही वो दरिंदा इंसान हूँ जिसने इसकी इज्जत खराब की थी। चॉकलेट का नाम सुनकर वो फौरन ही मान गई थी और खुश होते हुए कहने लगी, हाँ ठीक है, आपकी शिकायत भैया से नहीं करूँगी और ना ही अपनी अम्मी को बताऊंगी, लेकिन आप मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आऊँगा। फिर कहने लगी, अच्छा ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि अब आप मुझे चोट भी नहीं पहुँचाओगे, मुझे दर्द नहीं दोगे। मैंने कहा, मुस्कान,
मैं तुम्हें कभी भी कोई दर्द नहीं दूंगा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं हमेशा तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। अब वो मेरे ऊपर यकीन करने लगी थी। मुस्कान उसे धीरे धीरे अब बातें भी करने लगी थी, लेकिन उसकी बातों में वही मासूमियत होती थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। मेरी बहनों के साथ वो काफ़ी घुल मिल गई थी। मेरे घर का माहौल मुस्कान को बहुत पसंद आया था। अब तो वो अपने घर में भी जाना पसंद नहीं करती थी। रात को भी वो हमेशा मेरे सीने पर साथ लगकर ही सोती थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी डर जाया करती थी। लेकिन अब मुझे मुस्कान के छूने पर कोई भी एहसास नहीं जागते थे। शायद मेरे अंदर की हवस ख़त्म हो गई थी। मैं उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह अपनी बाहों में संभाल कर उसके सर को सहलाते हुए सुला देता था, और जब वो सो जाती तो उसके सर के नीचे से अपना हाथ निकाल कर मैं भी सो जाता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी कि मुस्कान के साथ मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। जब भी मुझे इस बात का ख्याल आता मेरा दिल बेचैन हो जाता था, क्योंकि बॉस के साथ मेरी यही बात हुई थी कि वो ठीक हो जाएगी, मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन अब मेरा दिल उसको छोड़ने का नहीं करता था। मुस्कान मेरे दिल की धड़कनों में समाने लगी थी, मेरे खून में जिंदगी बन के दौड़ने लगी थी। मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उससे बात करूंगा कि मुस्कान मेरी बीवी बनकर रहेगी। और जब मैंने अगले दिन बॉस से कहा तो वो बहुत हैरान हुए थे। कहने लगे, ये तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। मैं तो ये सोचकर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात की थी कि कोई भी गैरतमंद लड़का कभी भी ऐसी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करेगा जो पहले से अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। और तुम सब सच्चाई जानते हुए मुस्कान को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए तैयार हो, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने बॉस को नहीं बताया था कि मुस्कान की इज्जत खराब करने वाला मैं ही इंसान था, और मैं पूरी जिंदगी इस बात को अपने दिल में ही राज बनाकर रखना चाहता था। मैं बहुत ही रिलैक्स होकर घर आ चुका था। पहली बार मैंने मुस्कान को अपनी बाहों में समेट कर उसको महसूस किया था कि मुस्कान अब सिर्फ मेरी है, मुझसे कहीं भी दूर जाने वाली नहीं थी। मुस्कान कहने लगी, क्या बात है, आज आप मुझे इस तरह गले क्यों लगा रहे हैं? मैंने कहा, क्योंकि आज मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाऊंगा। मुस्कान खुशी से चहकने लगी और ही मेरे साथ चलने को तैयार हो गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दवाइयों से और मेरी मोहब्बत से मुस्कान पर बहुत असर पड़ रहा था। मुस्कान धीरे धीरे ठीक होने लगी और कुछ ही महीनों में उसकी हालत एकदम ठीक हो गई। और उस रात भी मैं मुस्कान को अपने सांस लाने की कोशिश कर रहा था जब मुझे अपने माथे पर मुस्कान के होंठ महसूस हो गए थे। मैं एकदम से चौंक गया था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में नशा उतरा हुआ था। मैंने कहा, क्या हो गया है? वो कहने लगी, नहीं, बस मुझे तुम पर प्यार आ रहा है, तो मैंने तुम्हें प्यार कर लिया। ये कहते उसने मुझे फिर से चूमना शुरू कर दिया था। मुस्कान की हरकत देखकर मैंने भी अचानक ही मुस्कान को अपनी बाहों में समेट लिया था। मुस्कान की मर्जी मैं समझ चुका था। आज की रात हमारी खुशियों भरी रात थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत थी और आने वाली जिंदगी बस खुशियों से भरी थी, जहां गम के साए भी नहीं थे। तो ये थी नाज़रीन हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।